सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों देखिए, आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का गणित विषय का मैं बहुत ही अच्छे ढंग से आपको यहाँ पे तैयारी करा रहा हूँ। और यहाँ पे जो नया पवन सीरीज है आपका 2024 संस्करण का, उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ पे हम कर रहे थे। प्रश्न संख्या 40 तक हमने कर लिया था। इसके बाद इस क्लास में प्रश्न संख्या 41 से हम देखने वाले हैं। और इससे पहले 2 क्लास हुई है जिसमें आपके 40 नंबर प्रश्न तक हो चुके हैं। ये आपका पार्ट 3 है, तो इसको देखिएगा। इससे पहले वाली क्लास नहीं देखा आपने तो इसके बाद भी जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मैथ के सामने के लिंक को आप क्लिक करोगे तो मैथ की सभी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। पहले मैंने सिलेबस पूरा आपका पढ़ाया हुआ है चैप्टर वाइज, फिर राजन सीरीज, पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मास्टर क्लास और मॉडल पेपर्स, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। और इतनी तैयारी अगर आप कर लेते हो तो 25 में 25 निश्चित ही जो एग्जाम का 1 घंटा होता है उसमें आप करके ही आओगे। तो ये भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इतना आप लोग करते रहिए, हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं। सभी विषयों की तैयारी आप करते रहिए चैनल से लगातार। अब हम देखते हैं। देखिए, जहां कहीं भी कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप या तो कमेंट में पूछ लीजिए या कॉल करके पूछ लीजिए। हमेशा आपके लिए हम तत्पर हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 41 क्या कह रहा है आपका, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 के गुणनखंड है। गुणनखंड करिए, मतलब इस रूप में आपको लाना है। जो माइनस माइनस आपको दिख रहा है, प्लस माइनस इस तरीके से दिखता है, 3 पद दिख रहे हैं, उसको इस फॉर्म में आपको लेकर के आना है, गुणे के फॉर्म में। देखिए सब यहाँ क्या 2 ब्रैकेट्स के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो इस तरीके से पिछला लास्ट क्वेश्चन आपने देखा ही था, गुणनखंड का था। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 15। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है किससे कंपेयर करना होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक बार आप ये देख लोगे तो आप गुणनखंड तो ऐसे ही करने लगोगे। बस 2-4 क्वेश्चन आप कर लीजिए गुणनखंड के, आपको समझ में आ जाएगा कैसे बीच वाले पद को तोड़ना है और फिर क्या वैल्यूज हमको लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है, 6 है। x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6 है। x का गुणांक कितना है, -1 है। यानी कि b का मान जो है वह -1 है और c का मान जो है वह -15 है। c बराबर -15 है यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया आपका -15। अब देखिए a इंटू सी हम लोग निकालते हैं। a इंटू सी यानी कि 6 गुणे -15, तो ये कितना आ जाएगा, 15 छक 90, ठीक। अब -90। अब आपको क्या करना है, ये जो b-1 है, b-1 को हमको इस तरीके से तोड़ना है कि 2 पदों में, -1 को 2 पदों में इस तरीके से ब्रेक करना है कि गुणा करने पे उन दोनों का गुणा जो आए -90 आए और जोड़ने पे -1, मतलब जितना b है उतना आ जाए। देखिए -90 कब आएगा, -90 जब, अब देखिए माइनस लाना है तो एक जो है वह एक पद पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हम, और नेगेटिव वाला बड़ा होना चाहिए, तो -10 और 9, क्योंकि 10 और 9 का गुणा 90 होता है। तो एक को हमने माइनस रख लिया, -10 और 9, यह गुणा हमको दे देगा -90 और जोड़ दे देगा -1, ठीक। तो यही यहाँ पे अब हम कर देंगे। बीच वाले पद को हम लिख देंगे 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9x प्लस 15। बस यही तोड़ने का ही खेल है, बाकी तो आसान है, आप कर ही लोगे जैसे आपने तोड़ा। इसके बाद देखिए यहाँ पे चिन्हों का ध्यान हमेशा रखना है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए 2 पद माइनस में थे, ठीक है। 2 पद माइनस में थे, 3 पद थे जिसमें 2 पद माइनस में थे। तो चौथा पद क्या आएगा, वह पॉजिटिव में आएगा, यह ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। मतलब अपने आप ही ये बैठ जाएगा कि पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अगर मान लेते यहाँ सब पॉजिटिव में होता तो चौथा पद भी पॉजिटिव आता यहाँ पे, ठीक है। और 2 नेगेटिव हैं तो चौथा पॉजिटिव आया। अगर एक नेगेटिव होता तो दूसरा भी जो यहाँ टूटता, दोनों नेगेटिव में टूटता, ठीक। तो ये सब बातें आप ध्यान रखोगे
जब सॉल्व करोगे तो आपको खुद चीजें समझ में आने लगेगी। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस। अब इसके बाद देखिए पहले दो पदों को देखिए क्या कॉमन मिल रहा है और बाद के दो पदों को 9x और 15 को आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 2x कॉमन आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 5 और यहाँ पे आपको ये -15 है, ये ध्यान रखिएगा, तभी तो यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी। तो अब देखिए यहाँ पे +3 आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बच जाएगा 3x माइनस 5। अब देखिए 3x माइनस 5 दोनों जगह है, 3x माइनस 5 हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे बचा है 2x और यहाँ पे बचा है +3, तो यही हो जाएगा आपका गुणनखंड। एक ब्रैकेट में 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है, 3x माइनस 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे देखिए प्लस आ रहा है और इंटू 2x प्लस 3 ऑप्शन दा में आपको दिया गया है, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ब्रैकेट में 2x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न क्या 42 है, 10.5 का स्क्वायर, 10.5 का स्क्वायर, किसी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है उसका 2 बार गुणा, तो 10.5 का आप 2 बार गुणा कर लीजिए, 10.5 गुणे 10.5 या यहाँ पे सर्वसमीका लगा दीजिए। जो फॉर्मूला आप पढ़ते आए हैं उसका इस्तेमाल कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो इसको देखिए कितना लिख सकते हैं, इसको आप चाहें तो 10 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, देखिए 10.5 लिखा था तो 10 और आधा ये जोड़ के हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब ये कितना होता है, a की जगह है 10 तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है 10 और b कितना है 0.5 और 0.5 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 100, 2 इंटू ये 10 का गुणा 10.5 में होगा तो 5 हो जाएगा और ये 10 हो गया। अब देखिए 0.5 गुणे 0.5 हो जाएगा 0.25, ठीक है, 5 × 5 = 25 और 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, तो ये देखिए 100 और 10 110 और ये 110.25, यही आपका उत्तर हो जाएगा 110.25, ऑप्शन बा में दिया गया है। तो इस तरीके से आपको गुणा ना करना पड़े लंदी, इससे अच्छा तो आप सर्वसमीका के माध्यम से ही निकाल सकते हो, और चाहो तो अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है एक बार को तो ये भी निकालोगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग और हो सकता है। ये देखिए तुरंत ही 3 पद में आसानी से जोड़ करके हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में देखिए 5.41 गुणे 4.36 माइनस, फिर यहाँ पे देखिए माइनस, ये 2 पद गुणे में हो रहे हैं, फिर माइनस 3.23 गुणे 5.41, फिर देखिए माइनस 5.41 गुणे 1.13। अब देखिए 3 पद हैं यहाँ पे, मेनली 3 पद हैं जिनमें उन तीनों पदों में क्या है, आपस में 2-2 पद हैं जिनका गुणा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस से सेपरेट हो पा रहा है, नहीं तो सब अगर यहाँ भी गुणे का चिन्ह होता, यहाँ भी गुणे का, तो सबका गुणा ही होता, तो 2-2 का करके आप चाहे जैसे गुणा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आप कि 2 जगह घटाना हो रहा है, और एक चीज अगर आप ध्यान देंगे तो 5.41 5.41 5.41 ये 3 जगह आ रहा है, तीनों पदों में आ रहा है, ठीक है। तो 5.41 आप कॉमन ले लीजिए शॉर्ट में ताकि आपका उत्तर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा 4.36, फिर उसके बाद देखिए माइनस चिन्ह लगेगा, फिर 5.41 हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचा क्या 3.23 और फिर माइनस आ जाएगा, फिर ये बाहर आ गया है और यहाँ क्या बचा है 1.13। अब इसके बाद देखिए 5.41 और फिर ये ब्रैकेट में, अब देखिए ये पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा देखिए 3 3 6 और 2 और 3 2 और 1 3 हो जाएगा और 0.3 और 1 4,
तो अब देखिए 5.41 और ब्रैकेट में ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ब्रैकेट में 4.36 माइनस 4.36, ये कितना हो जाएगा? शून्य। और शून्य का गुणा 5.41 में होगा या किसी भी संख्या में होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन दा में शून्य दिया गया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे आप गुणा करोगे तो गुणा करते रह जाओगे। किसी भी प्रश्न को मैं आपको बताता हूं कि पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ पे देखिए क्या बोला, का संक्षिप्त रीति से मान क्या होगा। अब यहाँ पे संक्षिप्त माध्यम से ही हमने सॉल्व किया है। अब यही प्रश्न देखिए अगर इसमें अतिलघुत्तरीय में देता तो आपको यही मेथड से सॉल्व करके एग्जामिनर को दिखाना पड़ता, क्योंकि संक्षिप्त विधि आपसे पूछा है। अगर आप गुणा कर करके करते तो आंसर तो आपका सही आता, 0 ही आता, लेकिन आपका टाइम लगता और में भी एग्जामिनर आपका आधा नंबर काट भी लेता, क्योंकि दूसरे विधि से ही करने को कहा है आपसे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 44 है, भाज्य बराबर क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या शब्द आपको पढ़ने को मिल रहे हैं, सब कुछ छोड़ दीजिए, आप प्रश्न को ध्यान से देखा करिए कि भाज्य बराबर क्या होगा आपसे पूछा है। अगर इधर भाज्य लिखा है तो बराबर में इसके क्या लिखा जाएगा, इधर क्या लिखा जाएगा, यही पूछ रहा है। तो भाज्य बराबर भाजक प्लस शेषफल होगा, भागफल गुणे शेषफल होगा, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाज्य क्या होता है? भाज्य जिसमें भाग जाता है, ऐसे समझिए आप। देखिए यहां पे होता है आपका भाजक जिससे भाग दिया जाता है, और यहां पे आता है आपका भाज्य जिसमें भाग जाता है, ठीक। और भाज्य फिर इसके बाद भाजक से हम भाग देते रहते हैं भाज्य में, और यहाँ पे हमको भागफल मिलता रहता है, यहाँ पे भागफल मिलता है। और नीचे अगर भाज्य पूरा नहीं कटता है तो हमको क्या मिल जाता है? शेषफल मिल जाता है। यही 4 चीजें होती हैं, भाजक जिससे भाज्य में भाग दिया जाता है, और भागफल जो भाग देने के बाद मिलता है, और शेषफल जो बाद में शेष बच जाता है। तो यहाँ पे अगर आप भाज्य बराबर लिखना चाहें तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम 5 का। 5 से हम भाग करते हैं 16 में। 16 में तो देखिए 3 बार जाएगा, और ये 15 और शेषफल हो जाएगा 1। तो अब अगर भाज्य बराबर 16 बराबर लिखना चाहें हम तो 16 बराबर क्या लिख सकते हैं? 16 बराबर हम लिख सकते हैं भाजक गुणे भागफल धन शेषफल 1, ठीक है। तो 5 गुणे 3 15 धन 1 16, 16 बराबर 16। तो यही चीज यहाँ पे आपको समझना था कि भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ऑप्शन सा जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आपको आसानी से समझ में आ गया कि नहीं। ये देखिए भाज्य बराबर हमको बताना था कितना होता है, क्या होता है, तो प्रश्न में ही और ऑप्शन में ही छुपा है आपका उत्तर। देखिए आपका बहुविकल्पीय तो गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। या तो आप प्रश्न देखकर समझ जाओगे, या तो ऑप्शंस में आपको नजर आ जाएगा, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 5 नंबर तो आपका 5 मिनट के अंदर, एग्जाम में 5 मिनट के अंदर ये 5 प्रश्न आपके हो जाने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल 5 मिनट के अंदर, बाकी पूरा समय आपके एग्जाम के लिए आपका बचना चाहिए, ठीक है। ये आप मान के चलिए, ठीक। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 45 है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो केवल खुद से और 1 से कटती हूं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, ठीक। तो ये हो जाती है हमारी अभाज्य संख्याएं। और प्रथम 5 मतलब पहली 5। अभाज्य संख्याएं शुरू कहां से होती हैं? अभाज्य संख्या होती है शुरू 2 से। 1 से क्यों नहीं होती है? क्योंकि 1 ना तो भाज्य होता है ना तो अभाज्य होता है, ठीक है। तो अब देखिए अभाज्य संख्या 2,
तीन, तीन भी केवल खुद से और एक से, जैसा कि 2, और फिर 2 3 4 तो हो जाता है भाज्य, और 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद देखिए 9 भी हो जाएगा, और फिर इसके बाद क्या आता है, 9 3 से हो जाता है, 8 भी हो जाता है, पता ही है, 10 भी हो जाता है, 11। ठीक है, तो ये 5 प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं आपको मिल गई, और इसका माध्यिका आपको बताना है। माध्यिका का मतलब होता है कि संख्याओं को एक क्रम में लगा लीजिए, और जो बीच वाली संख्या होती है वही माध्यिका हो जाती है विषम संख्याओं के केस में। तो माध्यिका का अगर फॉर्मूला भी आप लिखना चाहें तो माध्यिका, जब n दी गई संख्याओं की संख्या जो होती है विषम होती है, तो माध्यिका बराबर होता है n धन 1 बटे दोवें पद का मान। ठीक, यहां तो देखने से ही आप लोग समझ जा रहे होंगे, लेकिन मैं लिख के आपको बता दे रहा हूं। देखिए 5 है, 5 धन 1 बटे 2 यानी कि 6 बटे 2 यानी कि 3वें पद का मान। तो तीसरा पद यहाँ पे कौन सा है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक, ये 5। ठीक, और माध्यिका का फॉर्मूला लगाने से पहले जो सबसे जरूरी चीज है कि संख्याएं एक क्रम में होनी चाहिए, और उसी क्रम में आप संख्याओं की गणना भी करोगे। जो तीसरा पद आप खोजोगे ये इसी क्रम में जो संख्याएं लगी हैं उसी में। तो यहाँ पे माध्यिका का सबसे आसान तरीका है कि आप बीच वाली संख्या को पकड़ो, मतलब बराबर इधर भी और बराबर उधर भी छोड़ दीजिए। जैसे 5 संख्याएं हैं तो बीच वाली संख्या पकड़ लिया हमने, 2 संख्याएं इधर छोड़ दी, 2 संख्याएं उधर छोड़ दी, और यही बीच वाला माध्यिका हो जाएगी। इसी तरीके से 7 संख्याएं अगर दी होती तो 3 संख्या इधर छोड़ते, 3 संख्या इधर और बीच वाली माध्यिका। इसी तरीके से 9 दिया होता तो 4 इधर 4 इधर और बीच वाली माध्यिका। ठीक है, लेकिन क्रम से लगाने के बाद तो माध्यिका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 आया है हमारा माध्यिका, और 5.0 उत्तर में दिया है, तो 5.0 यही हमारा माध्यिका हो जाएगा। 5 लिखिए या 5.0 लिखिए, 5.00 लिखिए, बात एक ही है। ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 46 है, आंकड़ों, प्रश्न संख्या 46 आंकड़ों, यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं की माध्यिका होगी। देखिए 3 4 7 9 10 13 और 15, यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है। 3 संख्या इधर छोड़िए, 3 संख्या, अभी मैंने आपको बताया कि 7 संख्याएं आए तो 3 उधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, और 9 आपकी माध्यिका हो जाएगी। सभी संख्याएं क्रम में, एक बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई है, मतलब मिक्स करके नहीं लिखा है, छोटी बड़ी संख्या आगे पीछे इस तरीके से नहीं लिखा है, एक तरीके से बढ़ते क्रम में संख्याएं लगी हुई हैं। तो उसी क्रम में हम देख लेंगे, 3 संख्या इधर छोड़ा, 3 संख्या उधर छोड़ा, ये 9 आपकी माध्यिका हो गई। नहीं तो आप चाहें तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ही। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। आप लोग खुद से सही कर पा रहे होंगे, देखिए कमेंट्स करते रहिए आप लोग। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या हमारा 47 क्या कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। समांतर माध्य तो एक तरीके से समझ लीजिए कि औसत। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स, गिनती की संख्याएं 1 2 3 4 5। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 और 5। ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं हो गई। इनका समांतर माध्य आपको निकालना है, तो इन 5 संख्याओं को जोड़ दीजिए। ठीक, और इन संख्या को फिर 5 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 5 संख्याएं हैं, जोड़ेंगे 1 और 2 3 3 6 और 4 10 और 5 15। 5 संख्याएं हैं, 5 से भाग हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन दा में 3 दिया है, समांतर माध्य कितना हो जाएगा 3। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 48 है, 10 12 19 9 13 12 8 12 11 17 13 का बहुलक होगा। बहुलक क्या होता है, बहुलक वह संख्या होती है जो किसी दी गई आंकड़े में सबसे अधिक बार आई होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 अगर हम देखें तो 10 यहाँ आ रहा है, कहीं और 10 आ रहा है नहीं, तो 10 केवल एक बार आ रहा है। ठीक, इसके बाद 12 को आप देखिए, 12 यहाँ आ रहा है, 12 यहाँ आ रहा है, और फिर 12 यहाँ आ रहा है, 12 3 बार आ रहा है। ठीक, अब
इसके बाद अगर आप देखें 19, तो 19 फिर कहीं नहीं आ रहा है, एक ही बार आ रहा है 19। और 9 को आप देखेंगे तो 9 भी हमारा एक बार आ रहा है। 13 हमारा जो है वह 2 जगह आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ठीक, इसके बाद 8 एक बार, 11 एक बार, 17 एक बार। तो सबसे अधिक बार क्या आ रहा है? 3। 3 सबसे, ये गलती होती है। देखिए, जुबान फिसलती है, इसी तरीके से पेन भी फिसल जाता है। जहां 12 लिखना होता है वहां 3 लिख करके कुछ लोग चले आएंगे, तो ये गलती मत करिएगा। ठीक है, जो बहुलक, सबसे ज्यादा तो सारणी वाले में दिक्कत होती है, जहां पे आपको आंकड़े दिए रहेंगे एक तरफ और एक तरफ उनकी बारंबारता दी रही होगी, वहां कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत छोटा सा मिस्टेक है। अब देखिए 12 3 बार सबसे अधिक बार आ रहा है। ठीक, तो हमारा बहुलक क्या होगा? वह 12 होगा। ठीक है, बहुलक जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 49 है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, अभी हमने प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकाला था, 3 आया था। अब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं इसी तरीके से लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब समांतर माध्य निकालना है, तो सबका जोड़ेंगे ऊपर, 1 धन 2 धन 3 धन 4, इस तरीके से 10 तक लिखेंगे और फिर भाग करेंगे। कुल 10 संख्याएं हैं तो 10 से। अब ऐसे जोड़ लीजिए। ठीक, और फिर एक दिक्कत आती है, अभी 10 तक बोला है, 50 तक बोल दे तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे बैठ के पूरा दिन? नहीं, एक फॉर्मूला होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो सम होता है वह होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। n क्या है? कितनी प्राकृतिक संख्याओं का बोला है? 10। तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 और ब्रैकेट में 10 धन 1 यानी कि 11/2। 2 से 10 को काटिए 5 और 5 का गुणा हो गया 11 में 55, यानी कि प्रथम 10 संख्याएं जो होंगी उनका योग क्या होगा? 55 होगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे हमने 55 लिख दिया, 5.5। आप ऐसे भी जोड़ के देखोगे 55 आएगा। ठीक है, तो ये 5.5 हो गया। ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग प्रश्न? आप लोग खुद से भी कर पा रहे होगे, जोड़ के भी कर लोगे आप, लेकिन इससे ज्यादा संख्या दे देगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। संख्याएं बड़ी होने लगती हैं और संख्याओं की जो संख्या होती है वह बढ़ने लगती है, तो गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है, एक घन का पृष्ठ 24 वर्ग सेमी है। घन का आयतन होगा, घन का पृष्ठ आपको दे दिया है। घन मतलब कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और पृष्ठ आपको दे दिया है, यानी कि घन का पृष्ठ जो होता है वह कितना होता है? घन का पृष्ठ होता है 6 गुणे एक फल का क्षेत्रफल, यानी कि 6a²। ठीक, तो घन का पृष्ठ दिया है 24, तो वैल्यू रख दीजिए 24। 24 बराबर 6a² या a² बराबर लिख सकते हैं 24/6। ठीक, तो ये हो जाएगा 4, और यहां से a की वैल्यू a² बराबर 4 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? √4 या √2² या a बराबर 2। a की वैल्यू आ गई, भुजा जो आ गई घन की वह 2 आ गई। अब आयतन हमसे पूछ रहा है, तो घन का आयतन क्या होता है? a³ होता है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 51 है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 सेमी, त्रिज्या 3 सेमी हो तो बेलन का आयतन होगा। लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, जैसे आपके घरों में सिलेंडर होता है उसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहा है कि इस लंबवृत्तीय बेलन की जो ऊंचाई है 6 है और त्रिज्या 3 है, तो इसका आपको क्या बताना है? इसका आयतन बताना है। बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल, आयतन बराबर हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, πr² हो गया आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, कितना हो जाएगा?
ऊंचाई h मान लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लीजिए 22/7, त्रिज्या कितना है 3 का स्क्वायर यानी कि 3 गुणे 3, और h कितना है 6। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे तो पाई की वैल्यू एक जगह नहीं भी रखा है। ठीक है, तो देखिए इसको एक बार पाई भी आप लिख सकते हैं। देखिए 3 त्रिका 9, 9 छक 54, 54 पाई, जो आपका 54 गुणे पाई यानी कि 54 पाई इसको लिख सकते हैं। 22.7 पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, 54 पाई आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन बा जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आप समझ गए। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 52 है, घन का आयतन 27 घन सेमी है, घन की कोर होगी। घन का आयतन आपको पता है एक क्यूब होता है, ये भुजा का क्यूब होता है जिसका मान दिया गया है यहाँ पे 27। एक क्यूब बराबर है, देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 होता है, या यहीं से लिख सकते हैं दोनों तरफ क्यूब रूट ले लीजिए, तो इधर a बचेगा इधर 3 बचेगा। a की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, क्योंकि सब घन सेंटीमीटर में दिया था, अब लंबाई आएगी तो सेंटीमीटर में आएगी, तो a बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया, जो कि ऑप्शन आ में दिया गया है। ऑप्शन आ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्या 53 है, घन की भुजा 6 सेमी है, घन का पृष्ठ होगा। घन की भुजा आपको दे दिया है यानी कि ए ये दिया है 6 सेंटीमीटर, पृष्ठ पूछ रहा है, तो पृष्ठ जो होता है घन का वह 6a² होता है, हमने देखा ही, तो 6a² यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी कि 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, तो घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 216 घन सेमी। ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ये प्रश्न भी समझ गए आप। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 54 है, घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है, तो आयतन होगा। अब घन का विकर्ण आपसे पूछ रहा है, आपने वर्ग पढ़ा है जिसकी चारों भुजाएं जो है वह बराबर होती हैं, ए, इसका विकर्ण क्या होता है a√2 होता है। ठीक, और यहीं पे अगर ये घन हो, ठीक है, इसको अगर 3D देखा जाए, अगर यही 3D हो, ठीक है, अगर यही स्ट्रक्चर 3D हो, तो ये इसका जो मान आता है a√3 आता है। ठीक है, जो डायगोनल होता है उसका जो मान आता है वह a√3 आता है। ठीक, तो घन का जो विकर्ण होता है, लिखिएगा घन का विकर्ण बराबर a × √3, और घन का विकर्ण यहाँ पे दिया है मान 4√3 बराबर a√3, और a बराबर हो जाएगा 4√3 बाई √3, और a बराबर √3 से √3 कटेगा, जो भुजा आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ गया भुजा। और आपसे पूछ क्या रहा है, आयतन पूछ रहा है। आयतन क्या होता है a क्यूब यानी कि भुजा का क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो 64 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, बस आपको a√3 पता होना चाहिए कि विकर्ण होता है घन का। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 55 है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है। अब कोई भी वृत्त हो, उसके किसी एक बिंदु पे इस तरीके से ये स्पर्श रेखा है, और केंद्र से अगर इसको देखेंगे तो केंद्र से जो मिलाने वाली रेखा रहेगी इसके लंबवत रहेगी, 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है और वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसमें क्या होता है, उसमें उन दोनों के जो बीच कोण बनता है वह 90 अंश का कोण बनता है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है 90 अंश का कोण बनाती है। ऑप्शन दा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसके बाद देखिए आप प्रश्न संख्या 56 है, आर त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। अर्धवृत्त का परिमाप आपसे पूछ रहा है, आधे वृत्त का परिमाप क्या होगा। तो आधा वृत्त है, वृत्त अगर आधा है तो देखिए अगर पूरा वृत्त होता है तो उसका जो परिमाप होता है, पूरा वृत्त का परिमाप जो होता है वह उसका ये पूरा इस तरीके से नापा जाता है, तो 2 पाई आर ये आता है। अब इसमें देखिए अब इसको आधा कर दिया है तो ये बचा कितना, 2 पाई आर का आधा यानी कि पाई आर ये बच गया। और यहाँ पे देखिए परिधि नापते हैं, तो जहां से चलना शुरू करते हैं, मान लेते हैं ये ए बिंदु है, तो यहां से चले फिर ए बिंदु तक हम आते हैं, तो ये देखिए पाई आर तो यहीं तक हो गया। इसके बाद ओ तक चलेंगे तो आर चलेंगे, फिर ओ से ए चलेंगे तो आर चलेंगे, तो इसका जो परिमाप हो जाएगा वह पाई आर धन आर यानी कि पाई आर धन 2r, या इसी को लिख सकते हैं r कॉमन ले लीजिए, पाई प्लस 2 ब्रैकेट में पाई प्लस 2 और इंटू आर, पाई प्लस 2 इंटू आर ऑप्शन दा में दिया गया है। ऑप्शन दा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका अर्धवृत्त का परिमाप आ गया। ठीक है, तो अगर कहीं पे अर्धवृत्त का परिमाप पूछता है तो यह फॉर्मूला आपको लगेगा। फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आप यहीं से इस फिगर से आपको ध्यान में रहेगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 57 है, किसी वृत्त का व्यास 6 सेमी, वृत्त की त्रिज्या होगी। किसी वृत्त का व्यास जो है वह 6 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या, व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या का दूना। ठीक है, क्योंकि किसी भी वृत्त में ये केंद्र O से ये R बना आपका त्रिज्या, और इसी को फिर इसी लाइन को बढ़ा दे तो R और जब मिल जाता है तो ये क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। तो ये व्यास आपका 6 है और ये 2 गुणे R, R बराबर 6/2 यानी कि 3। R का जो मान आ जाएगा 6 का आधा कर लीजिए 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या आधी होती है व्यास की, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, आपको उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58 है, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी होगी। अब बोल रहा है देखिए एक एक पॉइंट को यहाँ पे हम लोग देखते जाते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और स्पर्श रेखा की लंबाई बोल रहा है 4 सेंटीमीटर, और वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी होगी। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी, तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी। अब देखिए ये स्पर्श रेखा को इस तरीके से बना लीजिए, स्पर्श रेखा एक बना लीजिए। ये देखिए एक 3 सेंटीमीटर का इस तरीके से ये वृत्त हो गया, जिसका जो रेडियस जो है वह 3 सेंटीमीटर का है। ये 3 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है, इसकी त्रिज्या है, और वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी, ये अगर स्पर्श रेखा है और वृत्त का केंद्र ये O है, तो O से स्पर्श रेखा की जो दूरी होती है वह हमेशा इस तरीके से लंबवत नापी जाती है। ये दोनों आपस में 90 अंश का कोण बनाते हैं, और ये O और M बिंदु अगर हम मान ले तो ये भी तो त्रिज्या ही है, तो इसकी भी जो दूरी होगी वह 3 सेंटीमीटर होगी। तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु देखिए यहाँ पे M है, तो वृत्त का केंद्र O है, तो ये दूरी कितनी है, त्रिज्या के बराबर ही तो है। तो OM जो है, OM का जो मान है वह 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लैंग्वेज इन्होंने लिखा है, जो ये पूछ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन A आपका 3 सेंटीमीटर सही है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन और है, स्पर्श रेखा
की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। दरअसल इन्होंने प्रश्न की भाषा में गलती किया है। स्पर्श रेखा की जो लंबाई ये दे रहे हैं, तो ये कोई इस तरीके से, इनको प्रश्न किस तरीके से पूछना चाहिए था कि एक, मैं आपको दिखाई देता हूं, चलिए अभी दिखाते हैं। ये देखिए, अभी आगे आपको इस तरीके का एक प्रश्न और मिलेगा। ये देखिए, एक वृत्त हो गया और यहां कहीं एक बिंदु हो गया। इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा इस तरीके से इस वृत्त पे है, ठीक, और इसकी मान लेते हैं ये ए बिंदु है और इसकी जो लंबाई है वह 4 सेंटीमीटर ये देना चाह रहे थे। और इसका तो बता ही दिया है, रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है। और ये दूरी ये पूछना चाह रहे थे केंद्र से, और स्पर्श बिंदु ना लिख करके बाहरी बिंदु इनको लिखना चाहिए था। तो ये आता पाइथागोरस प्रमेय आप लगाते 5 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आती और ये ऑप्शन आपका सही होता। लेकिन अभी जो भाषा है वह आप खुद पढ़िए कि पूछ क्या रहे हैं। वृत्त के केंद्र से यानी O से स्पर्श बिंदु की दूरी क्या होगी। स्पर्श बिंदु क्या होता है, जहां पे टेंजेंट, जहां पे स्पर्श रेखा वृत्त को टच करती है। तो किसी भी बिंदु पे टच करें और केंद्र से उसकी दूरी नापेंगे तो क्या आएगा, त्रिज्या के बराबर 3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये लाइन तो इन्होंने, अगर ये पूछना चाह रहे थे जो हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं इस लाइन के द्वारा, तो ये लाइन तो देने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर होगा वह 3 सेंटीमीटर होगा। आगे आपको ऐसा ही एक प्रश्न देखने को मिलेगा, वहां पे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर यहाँ पे थोड़ा कम क्लियरिटी आ पा रही हो तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 59 है। अब इन्होंने तो लिखा है log 10 टू द पावर 10 टू द पावर 4 का मान क्या होगा, लेकिन ये लिखना चाह रहे थे log 10 टू द पावर 4 बेस 10। ठीक है, ये प्रश्न ये पूछना चाह रहे थे। तो अब देखिए, log में जब भी घात होता है तो घात जो है आगे गुणे के रूप में आ जाता है। तो 4 गुणे log 10 बेस 10। अब कहीं पे भी log a बेस a होता है तो इसका मान हो जाता है 1, यानी कि इसका जो मान हो जाएगा log 10 बेस 10 का मान 1 हो जाएगा, यानी कि 4 गुणे 1 बचेगा। इसका मान कितना आ जाएगा, 4 गुणे 1 4। तो वैल्यू क्या आ गई, 4। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए। और यहां पे अगर दिक्कत हो रही हो तो ये रूल होता है log m के पावर n अगर हो तो इसको लिखा जाता है, अगर यहाँ पे बेस कुछ भी हो, मान लेते a हो, तो ये जो n होता है वह बाहर आता है। ये log n इंटू log m बेस a इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, n का गुणा हो जाता है। तो उसी अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया है। इसके बाद log 10 बेस 10 का मान 1 हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, 4। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 60 है। एक घन सेमी तांबे के टुकड़े को पिघला करके 1 मिलीमीटर मोटा तार खींचा गया, तार की लंबाई होगी। अब देखिए, एक इस तरीके से टुकड़ा था, घनाकार टुकड़ा आपके पास था। ठीक है, किसका, तांबे का। अब इस तांबे को पीट पीट के इसमें से क्या है, इसका आकार बदल के इसका तार जो है वह बनाया जा रहा है, इसका तार बनाया जा रहा है। ठीक, तो पूछ रहा है कि अगर यह एक घन सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर घन रहा हो तो 1 मिलीमीटर मोटा तार अगर बनाना हो तो कितना लंबा तार बनेगा। अब देखिए, ये जितना इसका मटेरियल है, जितना इसमें तांबा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, वह नहीं बदलेगा। ये समझिए कि तांबा तो वही रहेगा। ठीक है, उसी तांबे से तो तार बनना है, उसी से तो तार खींचेगा। तो उस तांबे का जितना आयतन, चाहे उसको घन के रूप में आप रखिए, चाहे उसका तार बना दीजिए, उसका आयतन उतना ही रहेगा, वह स्पेस में उतना ही जगह घेरेगा। ठीक है, चाहे आप 10 लीटर पानी को एक घन के आकार में रख दीजिए या एक पाइप में आप भर दीजिए, ठीक है, वह जगह स्पेस उतना ही घेरता है। ठीक है, अगर आपके पास मान लेते हैं 10 लीटर पानी घन के आकार में है
और 10 लीटर पानी आप उसी 10 लीटर को पाइप में बहा दें तो जगह तो उतना ही घेरेगा। तो इस तरीके से पानी का आयतन हमेशा 10 लीटर ही रहेगा, यह समझिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो फॉर्मूला लगने वाला है, जो नियम लगने वाला है, वह यही है कि जो घन का आयतन था वही आपका तार का आयतन हो जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं घन का आयतन बराबर इस तार का आयतन हो जाएगा, तार का आयतन। और तार किस रूप में होता है, अभी देखिए। पहले घन का आयतन हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अब घन का आयतन अगर हम लिखें तो ये तार का आयतन अगर हम लिखें तो तार हमारा किस आकार का होता है, तार हमारा बेलन के आकार का होता है। ठीक है, बेलन के आकार का होता है। और अब इसको इस तरीके से समझिए, इस तरीके से फिगर बना देता हूं। बेलन आपने इस तरीके से पढ़ा है तो इस तरीके से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये एच होता है, ये त्रिज्या आर होती है, और इसका जो आयतन होता है वह कितना होता है, इस वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यही हमको लिखना है, पाई आर और एच। एच क्या है, एच को यहां आप चाहें तो एल लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा। ठीक है, लंबाई हमको निकालना है, लेंथ, तो एल लिख लीजिए, चाहे एच लिखिए एल लिखिए, निकल के तो वही आएगा मान। अब यहां पे मुद्दे की बात समझिए कि अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए देखिए यहां पे आर और एल हमको निकालना है। आर हमारा क्या है, 1 मिलीमीटर है। आर हमारा नहीं 1 मिलीमीटर है। ये देखिए तार में जब भी नापा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, तार में जब भी नापा जाता है उसका व्यास नापा जाता है। आप घर में पाइप खरीद के लाओगे तो बोलोगे 1 इंची की पाइप है, तो 1 इंची पाइप का मतलब हो गया कि उस पाइप का व्यास जो है वह 1 इंच का है। ठीक, घर में जो पानी वाली पाइप डलती है। इसी तरीके से जब वायरिंग होगी आपके घर में तो आप तार खरीद के लाओगे तो उसमें 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm के तार इस तरीके से जहां जैसी जरूरत पड़ती है लगता है। तो इस तार की जो मोटाई होती है, इस तार का जो पूरा व्यास होता है वही इसका तार का मोटाई होता है। ठीक है, मोटा तार। अब यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमको तार की मोटाई है वह डायमीटर है हमारा, यानी कि 1 मिलीमीटर ये हमारा डायमीटर है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, आधा मिलीमीटर, उसका आधा। और हमको देखिए आयतन यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में है और हमको भी सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, तो आर भी हमको सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। आपके स्केल पे क्या होता है, स्केल पे ये 1 सेंटीमीटर अगर है तो यहाँ पे इस तरीके से 10 रेखाएं खींची होती हैं। ठीक है, यही मिलीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बनता है। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1/10। ठीक है, तो मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भाग करना पड़ता है। तो यहाँ 10 से भाग करेंगे तो 2 में गुणा हो जाएगा 10 का, ये हो जाएगा 20। तो 1/20 मिलीमीटर इस तार की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, मिलीमीटर नहीं, सॉरी, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया सेंटीमीटर। मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब वैल्यूज रख सकते हैं हम। पाई की वैल्यू देखिए 22/7 रख देंगे और गुणे आर की वैल्यू 1/20 का स्क्वायर, यानी कि 1/20 का 2 बार गुणा कर लीजिए। और इसके बाद एल की वैल्यू हमको निकालनी है, एल। ये हो गया आपका तार का आयतन और ये हो गया आपका घन का आयतन। अब एल की वैल्यू निकालना है तो एल को बस एक तरफ रखिए, बाकी वैल्यूज को एल के नीचे जितनी है वो इधर गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा। जो यहाँ हर में है ऊपर जाएगा, यानी कि 7 × 20 × 20 लिखा जाएगा, और जो यहाँ अंश में है वो हर में आ जाएगा। 22 केवल अंश में है, तो इस तरीके से। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम काटिए, 22 को काटेंगे 11 और 20 को काटेंगे 10।
अब देखिए 7 का गुणा 10 में 70 और 70 का गुणा 20 में करेंगे तो 1400 आ जाएगा। 7 दूनी 14 और डबल 0 और बटे 11, 11 से काटिए 1400 को तो 91, 1 बचा 3, 2 बार जाएगा 22, 8, 8 बच गया 80 हो गया, 80 में भाग जाएगा 11 से 7 बार 77, बचा 3.3, 30 हो गया दशमलव लगाने से। अब 2 बार जाएगा 22, 8 बचा फिर 7 बार जाएगा 127.27, जो इसकी लेंथ आ जाएगी 127.27 और ये सेंटीमीटर में निकल के आएगा। मतलब कि देखिए ये जो घन था वह 1 सेंटीमीटर, बस 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी और इसमें 1 सेंटीमीटर चौड़ाई थी, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई थी। उसको पीट पीट के इस त्रिज्या का या इस डाया का बोल सकते हैं, इतना लंबा 127 सेंटीमीटर लंबा, इसको 127.28 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 127.28 सेंटीमीटर। ऑप्शन बा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको थोड़ा सा ट्रिक करेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में फंसाएगा, थोड़ा सा आपको इमेजिन भी करना है, आपको टर्म भी पता होने चाहिए। तो इस तरीके से अब यह प्रश्न आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो सभी लोग देख लीजिए एक बार। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 61 है, 4x² प्लस 12xy में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग यानी कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 4x² का हमको पद दिख रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख लीजिए 2 इंटू और 2x लिख दीजिए इसको, क्योंकि a 2x मिल रहा है। तो अब देखिए कि 4x आ चुका है, यहां बचा क्या है 3y गुणे 3y। ठीक, ये हो गया, इसको बस हमने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे मिसिंग क्या है, देखिए ये b है हमारा और यहाँ पे मिसिंग है b स्क्वायर। इसी 3y का स्क्वायर अगर यहाँ पे जोड़ दें तो हमको मिल जाएगा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। क्या होता है देख लीजिए, ये होता है आपका 4x² प्लस 2 दूनी 4 और 4 तियां 12xy प्लस 9y स्क्वायर। तो यानी कि 9y स्क्वायर वहां पे मिसिंग है। 9y² अगर हम जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा इसका पूरा पूर्ण वर्ग। ठीक, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कर लोगे आप। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 62 है, यदि 4 प्रेक्षणों का माध्य 20 है और प्रत्येक प्रेक्षणों में c को जोड़ा जाए तब 22 हो जाता है, तो c का मान होगा। अब 4 प्रेक्षण थे, ठीक है, 4 एक्सपेरिमेंट थे। देखिए E1 मान लेते था, E2 था और E3 था और E4 था। ठीक, इनका जब माध्य लिया गया यानी कि E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 किया गया और बटे 4 किया गया, तो इसका माध्य आया 20। अब बोल रहा कि अगर प्रत्येक प्रेक्षण में C जोड़ दिया जाए, यानी कि अब E1 कितना हो गया है, E1 प्लस C हो गया है, E2 कितना हो गया है, E2 प्लस C हो गया है और E3 कितना हो गया है, E3 प्लस C हो गया है और प्लस E4 कितना हो गया है, E4 प्लस C हो गया है और बटे में 4, 4 ही अभी भी है प्रेक्षण, C जोड़ दिया जा रहा है, तो जो माध्य है 22 हो जा रहा है, ये 22 हो जा रहा है। ठीक, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए C 4 बार जुड़ रहा है, तो 4C प्लस, अब दोनों के देखिए 4C प्लस ये क्या आएगा, पहले वही E1 E2, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। ठीक, समझ पा रहे होंगे। और पूरे के बटे 4 है तो अलग अलग भी बटे 4 लिख सकते हैं, ये समझ गए आप, और बराबर 22 के है। अब इसके बाद इसका मान हमको पता है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4,
यहां से हमको मान पता है 20, ठीक, और यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, c बचेगा, तो c प्लस 20 बराबर इधर कितना है 22, ठीक है, यहाँ c बचा है प्लस इसका मान है 20 और बराबर 22, तो c प्लस 20 बराबर 22 और c बराबर हो जाएगा 22 माइनस 20, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है, तो यहां से c की वैल्यू हो जाएगी 2, ऑप्शन बा जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी आपका माध्य का प्रश्न आप आसानी से कर लोगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 43 है, यदि a माइनस 1, a प्लस 5, a प्लस 11, a प्लस 17 का समांतर माध्य 10 है, तो a का मान, अब पिछला क्वेश्चन आपने किया है, ये आप खुद से करिए, बहुत ही आसानी से कर लोगे। करने के बाद, कमेंट करने के बाद ही आप सोल्यूशन देखेंगे। तो a माइनस 1 प्लस a प्लस 5 प्लस a प्लस 11 प्लस a प्लस 17 बाई कितने पद हैं, 4 पद हैं, और समांतर माध्य है 10 बराबर 10। फॉर्मूला सीधे मैंने लगा दिया, सभी का योग बटे सभी की संख्या बराबर समांतर माध्य, ठीक। अब इसके बाद 4a जोड़ रहे हैं, तो सबसे पहले लिख लीजिए 4a और माइनस 1 और 5 कितना हो जाएगा 4, 4 और 11 15, 15 और 17 32, धन 32 और पूरे के बटे 4 बराबर है 10 के। अब यहाँ पे देखिए 4 से भाग होगा तो a हो जाएगा, और यहाँ 4 से भाग होगा तो 8 हो जाएगा, 8 चौक 32, और ये बराबर है 10 के। a बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस 8, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू हमको मिल गई 2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा a बराबर 2, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 64, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की माप 12 सेंटीमीटर है, बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की माप होगी, कितनी दूरी होगी। देखिए वह प्रश्न आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है वह 5 सेंटीमीटर की है, इसकी त्रिज्या जो है वह, इस त्रिज्या जो है वह 5 सेंटीमीटर लंबी है। अब इसके बाद बोल रहा है कि इस वृत्त में एक बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो माप है वह 12 सेंटीमीटर है। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पे स्पर्श रेखा खींची गई है, यह m बिंदु मान लेते हैं, m बिंदु पे ये स्पर्श रेखा जा रही है। अब इसकी जो माप है, कोई बाह्य बिंदु A है, इसकी जो माप है 12 सेंटीमीटर है, ठीक। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद ये जो हमारा केंद्र O है, इससे अगर O और M को हम मिला दें तो ये जो कोण बनता है, ये आपको पता है 90 अंश का कोण बनता है, ठीक, क्योंकि जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण होता है वह 90 अंश का होता है हमेशा, ठीक है, इस तरीके से हमेशा ही रहेगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपको देखिए दिया क्या, आपको साफ लफ्जों में बताया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, बाह्य बिंदु एक है और वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचा गया है, बाह्य बिंदु एक A है, उससे स्पर्श रेखा खींचा गया है वृत्त पे, और उस स्पर्श रेखा की माप जो है, यानी कि बाह्य बिंदु से वहां तक की दूरी स्पर्श बिंदु तक की, वह 12 सेंटीमीटर है, और बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की माप होगी, बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की माप, यानी कि ये OA का मान पूछ रहा है, ठीक है, OA का मान पूछ रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी, बाह्य बिंदु और केंद्र के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो अब देखिए प्रश्न यहाँ पे कितना क्लियर है, कितना साफ है। पिछले प्रश्न में आप पूरा लैंग्वेज ही रद्दी बना दिया था, ठीक है, या जो लास्ट में पूछा था कि वृत्त के केंद्र से और स्पर्श बिंदु की दूरी क्या होगी, वो तो हमेशा त्रिज्या होगी, वही बात मैं आपको कह रहा था। तो यहाँ पे अब ये दूरी आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको 90 अंश का कोण बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे त्रिभुज OAM में, त्रिभुज OAM में, तो यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमारा क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है, जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है
उसका जो वर्ग होता है यानी कि OA का वर्ग बाकी दोनों आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कि OM का स्क्वायर और MA या AM का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहां से वैल्यूज पुट कर दीजिए। OA तो हमको निकालना ही है, OA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OM का स्क्वायर यानी 25 और ये 12 का स्क्वायर 144। अब ये हो जाएगा OA बराबर अंडर रूट 169 और 169 आता है 13 का स्क्वायर यानी कि OA का जो मान आ जाएगा वह 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 सेंटीमीटर ऑप्शन बा में दिया गया है। जो बाह्य बिंदु और वृत्त के केंद्र की बीच की दूरी जो होगी उसकी जो माप होगी वह कितना होगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये प्रश्न आप देख लीजिए, ये बहुत ही अच्छे ढंग से आप यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे होंगे और पिछला भी जो मैंने आपको बताया वो भी रिलेट करके आप अच्छे से अब कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न क्या 65 है। 30, 120, 90, 300 समानुपात में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए समानुपात 2016 का यह पूछा हुआ प्रश्न है। समानुपात में सबसे पहले आपको पता होता है कि कोई भी संख्याएं अगर समानुपात में है, जैसे यही चारों संख्याएं अगर समानुपात में है 30 अनुपाते 120 समानुपाते 90 अनुपाते 300, तो इसमें जो बाह्य पद होगा इनका गुणा बराबर होना चाहिए मध्य पद के गुणा के। तो देखिए 30 गुणे 300 करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 9000 और यहां पे गुणा करेंगे आप तो 12 9 108 108 और 2 0 10,800। देखिए मान समान आ ही नहीं रहा है, मध्य पदों का गुणा बाह्य पदों के गुणा के बराबर नहीं आ रहा है। तो यहां पे हम लिखेंगे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के नहीं है, इसीलिए यह समानुपात में नहीं है। ठीक है, यहां कोई मध्य पद नहीं है, ये तो गलत ऑप्शन है। बाह्य पद बराबर बाह्य पदों का जो गुणनफल है वह बराबर मध्य पदों के गुणनफल है, तो ऐसा है ही नहीं। और बाह्य पदों का गुणनफल 9000 है। 9000 तो है, ये तो सही बात है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कारण पूछ रहा है। तो कारण आपका यही सही है कि दोनों का जो गुणनफल है वह बराबर नहीं है, इसी वजह से ये समानुपात में नहीं है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 66। चित्र में O वृत्त का केंद्र है और कोण AOB 80 अंश है, तो कोण AOB 80 अंश दिया है और कोण ADB इस कोण का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक, अब देखिए ये एक वृत्त है, वृत्त में केंद्र O है और केंद्र पे बन रहा है एक कोण। ये AB को आप देखेंगे A और B बिंदु जो है इसके परिधि पे बिंदु स्थित हैं, इसके परिधि पे ये A और B जो हैं वह इसके परिधि पे बिंदु हैं। अब A और B को अगर मिला दें हम इस तरीके से तो ये क्या है, ये एक जीवा है और इस जीवा के द्वारा केंद्र पे आंतरित कोण जो है कोण AOB है। ठीक, ये है कोण AOB 80 अंश। ठीक, अब यहां पे देखिए अब ये AB जो है यह इस वृत्त को दो भागों में भी बांट रही है। ठीक है, अगर इसको इस तरीके से मिला दें तो एक बड़ा भाग आपको दिख रहा है और ये नीचे का एक छोटा भाग जो AB के नीचे नीचे है। ठीक, इन दोनों को देखिए। अब वृत्त में जो हम नियम पढ़ते हैं कि इसी जीवा के द्वारा अगर परिधि पे बनता कोण होता तो ये जो कोण होता यह इस केंद्र पे बने कोण का आधा होता, यानी कि ये 40 डिग्री होता। तो ये दो कोण का आप संबंध समझ गए, लेकिन अब ये कोण कैसे निकलेगा, ये कोण का संबंध इस कोण से होगा जो 80 के बाद बन रहा है। 80 के बाद एक बिंदु पे कितना कोण बनता है 360 अंश और 360 माइनस 80 कितना हो जाएगा 280 अंश, 280 अंश। तो ये भी कोण AOB ही कहलाएगा। देखिए
ठीक है, तो ये बड़ा वृहत कोण आप कहिएगा, वृहत कोण AOB। तो ये 280 अंश, 360 में से आपने 80 घटा लिया तो 280 अंश, और इसी कोण का ये केंद्र पे बना कोण है, और केंद्र पे बना कोण है, और इसी कोण का जस्ट आधा ये होगा, यानी कि कोण ADB कितना होगा, कोण ADB का जो मान होगा वह 140 अंश हो जाएगा, 140 डिग्री। 140 डिग्री तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस में ही नहीं दे रहा है, लेकिन सही उत्तर जो है आपका वह 140 अंश ही होगा। ठीक है, या तो इन्होंने कोण का मान गलत दे दिया है, 2016 का प्रश्न पत्र है, एक बार आप मिलाने दीजिए तब मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पवन में मिस्टेक है, पवन में इन्होंने ये 140 ऑप्शंस, जब प्रश्न पूछा था, जब पेपर हुआ था, तो 140 अंश जो है वह ऑप्शन दिया था, तो ऑप्शन दा में 140 अंश दिया था, तो यही 140 अंश जो हो जाएगा ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे, 80 का आधा सीधे 40 और आ ऑप्शन लगा के चले आएंगे, ये गलत सोल्यूशन है। ठीक है, सही देखिए 40 ये वाला कोण होगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ना कि ये वाला। आप खुद देखिए ये बहुत छोटा सा कोण बन रहा है और ये बहुत बड़ा सा कोण बन रहा है, तो ये 140 अंश का कोण होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 66 तक हमने कर लिया। अब आगे के प्रश्न जो है वह हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और हमारा जो है सभी बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो इसको क्लास को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इसमें कोताही मत करिए, और सभी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो यस कमेंट करिएगा, और उसके साथ साथ जो भी आपके सवाल और सुझाव हो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसी तरीके से लगातार आपको सभी क्लासेस मिलने वाली हैं। 2016 तक के प्रश्न पत्र भी मैंने सॉल्व करा दिए, 2016 से लेकर के अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, पिछले 5 साल से आपके लिए लगा हुआ हूं। आपको हर बार डीएलएड की बहुत अच्छी तैयारी में कराता हूं। इसी तरीके से टारगेट यूपीटेट सीटेट चैनल पूरा आपके लिए लगा हुआ है, थर्ड सेमेस्टर के सभी विषयों का लिंक नीचे दिया गया है। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। और सभी जो आपके विषय हैं, सभी विषयों को पढ़ाया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और सभी विषयों को ऐप के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। वहां पे आपको थर्ड सेमेस्टर का पूरा सभी नोट्स मिल जाएगा, राजन सीरीज, पवन सीरीज का पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा, सभी क्लासेस बिना डिस्टरबेंस के आप देख पाओगे, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर पाओगे हर एक चैप्टर के बाद। तो इस तरीके से आप लगे रहिए, हम मिलेंगे। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप से पढ़िए। अब ऐप से आप पढ़ेंगे तो कम समय में अच्छी तैयारी आप कर पाओगे। ठीक है, तो जरूर ऐप को डाउनलोड करिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।